नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीटी एजुकेशन। तो आज मैं अपनी इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ पीटी एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का काम। हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज है पार्ट 1 और बाद में हम इसे कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। बेसिकली कितने शेड्यूल्स है हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। तो हम आज इस पे एक ब्रीफ डिस्कशन हम आज इसका लेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट रहेगा। ये रिलेटेड है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वर्क। सबसे पहले शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 जिसे हम अलग से लिखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों को अलग से डिफाइन करने के लिए, राइट। तो इसमें जो शेड्यूल 1 जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन देता है अबाउट आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में क्या है, तो इसमें जो है हमारे स्टेट्स के बारे में जानकारी है, हमारे टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में जानकारी है। तो हाल फिलहाल हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और साथ ही साथ 8 यूटीज हैं। तो ये सारे की जानकारी, इनके नाम्स, उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये किस में लिख दिए गए हैं? शेड्यूल 1 में दिए गए हैं। कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में शेड्यूल पे क्वेश्चन आते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन से शेड्यूल में क्या है। तो आपको इतना ब्रीफ में इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बस खाली पता होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या है। जैसे शेड्यूल 1 जो है वो आपका जानकारी देता है अबाउट स्टेट्स एंड यूटीज एंड इट्स टेरिटोरियल एक्सटेंट। इसके बाद अगर शेड्यूल 2 की बात करें तो शेड्यूल 2 में प्रोविजंस है रिगार्डिंग इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस, कि किसके क्या भत्ते रहेंगे, क्या उनकी सैलरी अलाउंसेस रहेंगी, उसके ऊपर बात करता है। तो इसमें बेसिकली 5 पार्ट है शेड्यूल 2 के अंदर ही। पार्ट ए जो है वो आपका डील करता है अलाउंसेस ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड एक्टिंग गवर्नर। यहाँ पे वर्ड को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड एक्टिंग गवर्नर की बात कही गई है। सो दिस इज योर पार्ट ए। दूसरा पार्ट बी में जो है वो पार्ट बी को ऑमिट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया था? बाय यूजिंग 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो 1956 में ये पार्ट बी से रिमूव कर दिया गया था। इसके बाद पार्ट सी में जो है ये डील करता है अलाउंसेस रिलेटेड टू स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। तो आज आपका पहला सवाल यह है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? आप इसका मुझे जवाब दीजिए। उसके बाद अभी प्रेजेंट में हमारे स्पीकर कौन है? हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये आपका दूसरा सवाल है आज का, बिल्कुल बेहद आसान सवाल। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और हैबिट बनी रहेगी। उसके बाद पार्ट डी ये डील करता है अलाउंसेस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो लगे हाथ तो तीसरा सवाल भी बता दीजिए कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी बहुत हाल ही में चर्चा में रहे थे वो। उसके बाद पार्ट ई, इट डील्स विद द सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ सीएजी। तो सीएजी बेसिकली कौन सी आर्टिकल में आता है? ये आज आपका चौथा सवाल। तो 4 सवाल मैंने आज आपसे पूछे हैं। पहला कि जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन होते हैं, स्पीकर, करंट स्पीकर कौन है हमारे, करंट सीजीआई कौन है हमारे, और कैग कौन से आर्टिकल्स में आता है। बेसिकली मैं अलग से आपको कैग के बारे में पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा। हम पॉलिटी की सीरीज को बहुत ही पूरी पॉलिटी को हम यहाँ पे एंड अप करेंगे 1 by 1, पीस बाय पीस एंड बिट बाय बिट। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि क्या हम शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं? तो यस, शेड्यूल को अमेंड किया जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कैन वी अमेंड द शेड्यूल? तो आंसर इज यस। क्या शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो यस, शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसको दो को आप ध्यान रखिएगा। तो शेड्यूल 2 को हम अमेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग विच मेजोरिटी? दैट इज सिंपल मेजोरिटी। आपको पता है कि 3 तरीके की मेजोरिटी होती है हमारे पास। एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है इन अमेंडिंग शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 जो है इट रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। किस किस के शपथ के लिए, अफर्मेशंस के लिए आते हैं? तो ये लिस्ट है कुछ, आप इनको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एग्जामिनर इन्हीं लिस्ट के साथ गड़बड़ी करता है। कैसे करता है मैं बताता हूं आपको। जैसे पहले आप देख लीजिए, लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। दूसरे पायदान पे आपके लिखा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स और तीसरे पे है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि बेसिकली आपके एमपी। चौथे पे हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस। उसके बाद है कैग। उसके बाद है स्टेट मिनिस्टर्स। उसके बाद है स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, फिर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, फिर हाई कोर्ट जजेस। तो बेसिकली ये है सारे के सारे वो पोस्ट
जिनको ओथ और अफर्मेशंस का काम जो है वो किस में लिखा गया है, शेड्यूल 3 में। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कहीं भी प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, कहीं पे भी वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, कहीं पे भी गवर्नर का नाम नहीं है। तो ये 3 पोस्ट जो है ये नहीं है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट दे देगा कि शेड्यूल 3 कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट और यू कैन से रिलेटेड टू गवर्नर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आंसर सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बारीकी चीज है, इसको अच्छे से सारे एक बार पोस्ट को देख लीजिएगा, एक बार नजर इस पे अपनी ले जाइएगा। इसके बाद शेड्यूल 4 पे हम अगर बात करें तो शेड्यूल 4 इट कंटेन्स द एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो बेसिकली राज्यसभा के जो सीट हैं उसमें जो उसका आवंटन है वो शेड्यूल 4 में दिया गया है। आर्टिकल 80 का क्लॉज 1 भी इसको सपोर्ट करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शेड्यूल 5, अब शेड्यूल 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक और उनके नियंत्रण का जो सारा कामकाज है वो किसमें है? शेड्यूल 5 में है। ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 244 का क्लॉज 1, उसमें भी ये लिखा गया है। तो स्टेट सिविल सर्विसेज के कई एग्जाम जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी, ऐसे कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 244 किससे रिलेटेड है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल 5 जो बात करता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसका भी पूरा विवरण आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 में रखा गया है। और हम शेड्यूल 5 को भी अमेंड कर सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल 5 भी अमेंड किया जा सकता है। आगे इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है टू कॉन्स्टिट्यूट और अबॉलिश और इंक्रीज और रिड्यूस द साइज ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल एरियाज को अगर बनाना है, अबॉलिश करना है, उनके साइज को रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, तो वो भी किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। प्रेसिडेंट आल्सो एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। प्रेसिडेंट राज्यों को भी बता सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि आप इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए मेरे बिहाफ पे। गवर्नर ऑफ स्टेट हैविंग अ शेड्यूल एरिया सबमिट अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिया ईदर एनुअली और whenever required by the president। तो जब भी प्रेसिडेंट उनसे मांगेंगे, किसी गवर्नर से, स्टेट के गवर्नर से, राज्यपाल से कि आप सबमिट कीजिए कि शेड्यूल एरिया का क्या रिपोर्ट है, तो या तो गवर्नर उसे एनुअली करेंगे या फिर प्रेसिडेंट के कहने पे अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। इसके बाद आता है टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। नागा अकॉर्ड में भी हुआ, वहां पे बोडोलैंड ट्राइबल एडवाइजरी बीटीएसी बनाया गया, ये आपको मालूम होगा। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? तो उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नर। देखिए ऐसे ही सवालों को दिया जाता है बिल्कुल बेसिक, ताकि पता रहे। अब देखिए आपको शेड्यूल एरियाज और टीएसी में फंसाया जा सकता है। ये बोला जा सकता है कि शेड्यूल एरिया को गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और टीएसी को प्रेसिडेंट, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक्स जो है ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए आप इसको ध्यान से रखें, ध्यान से पढ़ें। तो टीएसी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? गवर्नर। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशंस इन कंसल्टेशन विद टीएसी फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो शेड्यूल एरियाज के गुड गवर्नेंस के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी, दायित्व, सारा का सारा दारोमदार किसके कंधों पर है? गवर्नर के। इन दिस रिगार्ड ही कैन इशू रेगुलेशंस प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स, अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स ऑफ ट्राइबल एक्सेट्रा। बेसिकली प्राइवेट प्लेयर्स उसमें ना आके उनको एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स एक बार ट्राइबल एरियाज में चले गए तो वहां के ट्रेडिशन, वहां के रूल, वहां के कल्चर वो सारे विलुप्त हो जाएंगे, और ये सारी हमारी हेरिटेज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये सारे कानून, ये प्रावधान बनाए गए हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ ट्राइबल पीपल। इन दिस रिगार्ड ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो प्राइवेट पार्टीज को तो ये ट्राइबल लैंड्स ट्रांसफर नहीं किया जाता, जो भी कानून अगर बना गया है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। किस में लिखा हुआ है? शेड्यूल 5 में लिखा हुआ है, राइट। तो शेड्यूल एरिया, टीएसी पता चल गया होगा आपको क्यों जरूरी है। एग्जाम में काफी सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, यूपीएससी ने भी काफी पूछा है। इसके बाद शेड्यूल 6। अब शेड्यूल 6 की अगर बात करें तो शेड्यूल 5 जो था वो आपका शेड्यूल एरियाज और आपका शेड्यूल ट्राइब से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। शेड्यूल 6 जो है ये रिलेटेड है ट्राइबल एरिया से, जो कोर ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है। कोर ट्राइबल एरियाज जो है, दीज ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। जब 2 या 2 से ज्यादा ट्राइब्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उन्हें हम ऑटोनोमस रीजन कहते हैं, राइट।
और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनमें जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं, तो बेसिकली दो बॉडी होती हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और उसके नीचे जो बॉडी होती है वो होती है रीजनल काउंसिल। ऐसा ही कोर्ट का स्ट्रक्चर है आपके पास। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में सबसे पहले आपके विलेज कोर्ट आते हैं सबसे नीचे पायदान पे, उसके बाद आपके उसके ऊपर आपके आते हैं रीजनल कोर्ट्स, राइट, रीजनल कोर्ट्स, उसके बाद उसके ऊपर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सेम वैसा ही प्रावधान यहाँ इनकी बॉडीज में भी लगाया गया है। अब ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इसमें 2/3 पीपल तो डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लोग उन्हें चुनते हैं, और 1/3 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ भी आपको स्टेटमेंट काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी दिया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल जैसी गवर्निंग बॉडीज के लिए गवर्नर कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, 33%, दैट इज 1/3। इसके बाद कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है तो उसका जो एक्सटेंशन है वो शेड्यूल एरियाज पे नहीं होगा। तो शेड्यूल एरियाज पे अगर किसी का प्रभुत्व है, एक्सटेंशन है, कोई नोटिफिकेशन है उनकी, वो सारा का सारा दारोमदार या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर परफॉर्म करेंगे, राइट। इसमें कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी लॉ यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा ट्राइबल एरिया से। बेसिकली इसमें आपके 4 स्टेट्स आते हैं, AMTM करके आप इसे याद रखिए, राइट। ए से आपका आता है आसाम, M से आता है मेघालय, और T से आता है त्रिपुरा, और फिर M से आपका आता है मिजोरम। तो ये आपके 4 स्टेट आते हैं, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनको आप याद रखिएगा, यही ट्राइबल एरियाज में काउंट होते हैं, राइट। बाकी शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12 ये हम बिल्कुल ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।